नमस्कार। कुछ किताबें ना ऐसी होती हैं कि हमारे मन की परतें खोल देती हैं और हम खुद को बिल्कुल नए तरीके से देखने लगते हैं। आज हम ऐसी ही एक बहुत बहुत प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। कार्ल गुस्ताव युंग की 1912 की किताब साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस। ये किताब समझ लीजिए हमारे अवचेतन मन के उस अनजाने हिस्से की सैर है। वो दुनिया जहां हमारे सपने हैं, हमारे अनकहे डर और हमारी गहरी इच्छाएं छुपी होती हैं। युंग, जो कभी फ्रॉइड के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने इस किताब से मनोविज्ञान को एक बिल्कुल नई दिशा दी और कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखे, जैसे आर्केटाइप्स और सामूहिक अवचेतन। तो अगर कोई ये सोचता है कि भाई मेरे सपनों का मतलब क्या है, या अपने मन की गहराइयों को और बेहतर तरीके से समझना चाहता है, तो मुझे लगता है ये चर्चा उनके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। हमारा मकसद यही है कि युंग के इन गहरे, कभी कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले विचारों को आसान बनाएं और उनके सबसे ज़रूरी संदेशों को समझें। बिल्कुल। और इस किताब का जो मूल विचार है ना, वो अपने आप में एक क्रांति जैसा था। युंग ने कहा कि हमारा अवचेतन सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी के अनुभवों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, उसमें एक और गहरा स्तर है, जिसे उन्होंने सामूहिक अवचेतन कहा। ये पूरी इंसानियत की एक तरह की साझी मनोवैज्ञानिक विरासत है, जिसमें सदियों पुराने प्रतीक, कहानियां, सब कुछ जमा है। अच्छा, तो फिर युंग इस गहरी दुनिया को समझने की शुरुआत कैसे करते हैं? मतलब किताब में उनका तरीका क्या रहता है? किताब की शुरुआत होती है केस स्टडी से। हम्म, एक मरीज थी, मिस फ्रैंक मिलर। हम्म, उनके सपनों और उनकी कल्पनाओं का विश्लेषण युंग करते हैं। पर युंग का तरीका सिर्फ लक्षणों को देखना भर नहीं था। वो इन सपनों और कल्पनाओं में जो प्रतीक उभर रहे थे, जो सिंबल्स थे, उन्हें पकड़ते थे। जैसे मान लीजिए मिस मिलर अपने सपने में समुद्र देखती हैं, तो युंग के लिए वो सिर्फ पानी का बहुत बड़ा जमावड़ा नहीं है। नहीं, वो उसे अवचेतन मन की असीम गहराई, उसकी संभावनाओं और उसके अनजानेपन का प्रतीक मानती थी। और फिर सबसे दिलचस्प बात, वो इन व्यक्तिगत प्रतीकों को दुनिया भर के प्राचीन मिथकों और कथाओं से जोड़ते थे। चाहे वो बाइबल की कहानियां हों, ग्रीक मिथक हों या फिर भारतीय पुराण। वो दिखाते थे कि कैसे एक आम इंसान के सपने में भी वही पैटर्न या प्रतीक दिख सकते हैं जो हजारों साल पुरानी कहानियों में मिलते हैं। ये तो सच में काफी दिलचस्प है कि हमारे अपने सपने और हजारों साल पुराने मिथक ये आपस में जुड़े हो सकते हैं। क्या यहीं से वो आर्केटाइप्स वाला विचार आता है? ये है असल में। हाँ, बिल्कुल। यहीं से आर्कटाइप्स की बात शुरू होती है। आर्कटाइप्स, आप कह सकती हैं, मूल यूनिवर्सल पैटर्न या छवियां हैं जो हम सबके सामूहिक अवचेतन में मौजूद होती हैं। ये एक तरह के मानसिक ब्लूप्रिंट जैसे हैं, जो हमारे बर्ताव, हमारी सोच, हमारी भावनाओं को हमें पता भी नहीं चलता और प्रभावित करते रहते हैं। ये जन्म से होते हैं, हम इन्हें सीखते नहीं हैं। जैसे माँ का आर्कटाइप, ये सिर्फ हमारी अपनी माँ की छवि नहीं है। ये पोषण, सुरक्षा, रचनात्मकता, इन सब का एक यूनिवर्सल प्रतीक है। इसी तरह एक बहुत जरूरी आर्कटाइप है छाया या शैडो। यह हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम देखना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते, जहां हमारे डर, गुस्सा, जलन जैसी भावनाएं छिपी होती हैं। अच्छा, तो ये छाया, ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है? मतलब अगर हम इसे न देखें तो? बिल्कुल असर डालती है। अगर हम अपनी छाया को अनदेखा करते हैं, उसे दबाते हैं, तो वो कहीं नहीं जाती। वो उल्टे सीधे तरीकों से बाहर आ सकती है। जैसे बेवजह का गुस्सा है ना, या हम दूसरों में वही कमियां देखने लगते हैं जो असल में हमारे अंदर हैं। या फिर जैसा आपने कहा, सपनों में डरावने राक्षस या किसी अजीब जीव के रूप में सामने आ सकती है। युंग ने मिस मिलर के सपनों में भी आर्केटाइप्स देखे थे। जैसे सूरज को उन्होंने नायक यानी हीरो आर्केटाइप से जोड़ा था। नायक? सूरज नायक कैसे हुआ? हाँ, नायक मतलब चेतना, शक्ति, संघर्ष, इन चीजों का प्रतीक। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन आर्केटाइप्स को पहचान सकते हैं? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ हाँ, बिल्कुल। सबसे आसान तरीका है कहानियों और मिथकों में इन्हें देखना। जैसे रामायण को ही ले लीजिए। श्री राम वो नायक आर्केटाइप का एक आदर्श उदाहरण है। कर्तव्य, धर्म, आदर्श पुरुष। वहीं रावण को हम छाया या विरोधी के तौर पर देख सकते हैं। अहंकार, शक्ति का गलत इस्तेमाल। महाभारत तो भरी पड़ी है ऐसे आर्केटाइपल किरदारों और घटनाओं से। जब हम इन्हें कहानियों में पहचानना सीखते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अपने और दूसरों के व्यवहार में भी इन पैटर्न्स को समझने लगते हैं। ये खुद को समझने का एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है, पता है? आपने सामूहिक अवचेतन का जिक्र किया था जहां ये आर्केटाइप्स रहते हैं।
ये यूंग का शायद सबसे अनोखा और कुछ लोग कहते हैं सबसे विवादास्पद विचार भी है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? जिसमें पूरी इंसानियत के अनुभव, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी छवियां सब जमा है। इसका सबसे बड़ा सबूत, जैसा मैंने पहले कहा है, दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में एक जैसे मिथकों, प्रतीकों और कहानियों का मिलना है। जैसे लगभग हर पुरानी सभ्यता में एक भयानक बाढ़ की कहानी मिलती है, द ग्रेट फ्लड। भारत में मनु और मत्स्य अवतार की कथा है, मेसोपोटामिया में गिलगमिश की कहानी है, बाइबल में नूह की नाव है। यूं का तर्क था कि ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये सामूहिक अवचेतन में मौजूद एक गहरे शाज़ा आर्केटाइप का प्रतिबिंब है। जुंग ने इस किताब में बहुत सारे मिथकों का विश्लेषण किया। ग्रीक मिथक जैसे ओडिपस, बाइबल की कहानियां, यहाँ तक कि हिंदू पौराणिक कथाएं जैसे विष्णु के अवतार। और ये दिखाया कि कैसे इन प्राचीन कहानियों के मूल पैटर्न आज भी हमारे सपनों और कल्पनाओं में जिंदा हैं। ये हमारे अपने मन और पूरी मानवता की सामूहिक कहानी के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सपने सिर्फ दिन भर के उलझनों या दबी हुई इच्छाओं का आईना नहीं होते, उनमें कुछ और भी गहरा मतलब हो सकता है। यूंग के हिसाब से तो बिल्कुल। कुछ सपने, खासकर वो जो बार बार आते हैं या जिनमें बहुत शक्तिशाली प्रतीक होते हैं, जैसे सांप, पानी, उड़ना, गिरना, वो सामूहिक अवचेतन से उभरते हुए संदेश हो सकते हैं। जैसे सांप को ही लें। दुनिया भर की संस्कृतियों में सांप कभी बदलाव का प्रतीक है, कभी उपचार का, कभी खतरे का, तो कभी जीवन ऊर्जा का। ऐसे प्रतीकों पर ध्यान देना हमें अपने अंदर की दुनिया के बारे में कुछ ऐसा बता सकता है जो शायद हमारी चेतन सोच पकड़ ना पा रही हो। इन सपनों और आर्कटाइप्स को समझने की जो ये प्रक्रिया है, ये हमें यूंग के एक और जरूरी विचार की तरफ ले जाती है, इंडिविजुएशन। ये क्या चीज़ है? इंडिविजुएशन, जिसे हम व्यक्तिकरण या आत्मविकास की यात्रा कह सकते हैं, ये जिंदगी भर चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य है अपने व्यक्तित्व के सभी हिस्सों को, चेतन और अचेतन, दोनों को जानना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें मिलाकर एक पूरा संतुलित स्व यानी सेल्फ बनना। ये अपनी असली क्षमता को पाना और उसे जीना है। इसमें सबसे जरूरी है अपनी छाया का सामना करना। जैसा हमने अभी बात की, अगर हम अपने नेगेटिव गुणों, गुस्सा, डर, लालच को दबाते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होते, वो हमारे व्यवहार को पीछे से कंट्रोल करते हैं। इंडिविजुएशन की प्रक्रिया में हमें अपनी छाया को देखना होता है, उसे समझना होता है और उसके साथ एक ईमानदार रिश्ता बनाना होता है। ये आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, पर जरूरी बहुत है। तो सिर्फ छाया ही नहीं, और भी हिस्से हैं जिन्हें एक करना होता है। हाँ, इसमें दूसरे आर्कटाइप्स को समझना भी शामिल है, जैसे एनिमा यानी पुरुष के मन में मौजूद स्त्री गुण जैसे भावनाएं, इंट्यूशन, और एनिमस यानी स्त्री के मन में मौजूद पुरुष गुण जैसे तर्क, मुखरता। इन सभी हिस्सों को समझकर और स्वीकार करके ही हम युंग के अनुसार अपने सच्चे स्व यानी सेल्फ तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का केंद्र है और संपूर्णता का प्रतीक है। अच्छा, इस प्रक्रिया को असल जिंदगी में कोई कैसे कर सकता है? इसके कई तरीके हैं। जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है। अपने विचार, अपनी भावनाएं और खास तौर पर अपने सपनों को लिखना, इससे हमें अपने अवचेतन के पैटर्न धीरे धीरे दिखने लगते हैं। युंगियन एनालिसिस या थेरेपी भी इसी प्रक्रिया में मदद करती है। इसके अलावा कोई भी रचनात्मक काम, आर्ट, म्यूजिक, लिखना, ये सब हमारे अवचेतन को बाहर लाने और समझने का जरिया बन सकते हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। इंडिविजुएशन की ये जो प्रक्रिया है ना, ये भारत के ध्यान और योग परंपराओं से काफी मिलती जुलती है। ध्यान में भी तो हम यही करते हैं, अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को बस देखते हैं, साक्षी बनते हैं, और आत्म जागरूकता के जरिए अपने असली स्वरूप या आत्मन को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो खुद को देखना और सब हिस्सों को जोड़ने पर जोर है, ये युंग और भारतीय दर्शन के बीच एक बहुत मजबूत पुल बनाता है। सपनों का जिक्र बार बार आ रहा है। युंग के लिए सपनों का विश्लेषण इतना जरूरी क्यों था, खासकर अगर हम फ्रॉइड से तुलना करें तो? देखिए, फ्रॉइड की तरह युंग भी सपनों को अवचेतन तक पहुंचने का शाही रास्ता मानते थे, पर उनका नजरिया बहुत अलग और ज्यादा बड़ा था। फ्रॉइड ज्यादातर सपनों को दबी हुई इच्छाओं, खासकर यौन इच्छाओं की पूर्ति के रूप में देखते थे, वो भी विकृत रूप में। जबकि युंग का मानना था कि सपने सिर्फ हमारे अतीत की दबी हुई इच्छाओं का कूड़ादान नहीं है। युंग के लिए सपने अवचेतन से आने वाले बहुत जरूरी संदेश थे।
वो हमें बताते हैं कि हमारी मनोवैज्ञानिक हालत क्या है, कहाँ संतुलन बिगड़ा हुआ है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने मिस मिलर के सपनों के प्रतीकों में सूरज, पक्षी, समुद्र, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ गहरे सामूहिक और आर्केटाइपिकल मतलब भी देखे, जैसे नायक की यात्रा या आत्मा की उड़ान या अवचेतन की गहराई। यूं मानते थे कि सपने रचनात्मक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं और कभी-कभी भविष्य की तरफ इशारा भी कर सकते हैं, जो हमें समस्याओं के हल की ओर ले जाते हैं। तो क्या मतलब आम लोग भी अपने सपनों को समझने की कोशिश कर सकते हैं बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के? हाँ, यूंग ने हमेशा इस बात को बढ़ावा दिया कि व्यक्ति खुद कोशिश करे। एक तरीका है ड्रीम डायरी रखना। सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे विस्तार से लिख लें, बिना ये सोचे कि ये कितना अजीब है या इसका कोई मतलब है भी या नहीं। फिर उसमें जो मुख्य प्रतीक हैं, लोग हैं, भावनाएं हैं, घटनाएं हैं, उन पर ध्यान दें। सोचें कि वो प्रतीक आपकी अपनी जिंदगी के हिसाब से क्या मायने रखते हैं और साथ ही ये भी सोचें कि क्या उनका कोई बड़ा सांस्कृतिक या आर्केटाइपिकल मतलब हो सकता है। जैसे अगर सपने में कोई खास जानवर दिखे तो अलग-अलग संस्कृतियों में उस जानवर को किसका प्रतीक माना जाता है, ये जानना मददगार हो सकता है। ये एक लगातार चलने वाली खुद की खोज की प्रक्रिया है। हमने फ्रॉइड और यूंग के बीच के फर्क का कई बार जिक्र किया और ये भी कहा जाता है कि ये किताब उनके रिश्ते में दरार की एक बड़ी वजह बनी। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस उनके बौद्धिक और व्यक्तिगत अलगाव में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। इस किताब में यूंग ने फ्रायड के कुछ बहुत ही बुनियादी विचारों को चुनौती दी थी, खासकर कामुकता यानी सेक्सुअलिटी की भूमिका पर और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की यूनिवर्सैलिटी पर। देखिए, फ्रायड के लिए लिबिडो मूल रूप से एक यौन ऊर्जा थी और अवचेतन मुख्य तौर पर दबी हुई यौन इच्छाओं से बना था। यूंग ने लिबिडो को एक ज्यादा व्यापक जीवन ऊर्जा माना, जिसमें यौनता तो थी पर उसके साथ साथ रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और आगे बढ़ने की इच्छा भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि अवचेतन सिर्फ व्यक्तिगत दबी हुई चीजों का भंडार नहीं है, बल्कि उसमें सामूहिक अवचेतन के मिथक, प्रतीक और आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है। ये मतभेद इतने गहरे थे कि फ्रायड, जो यूंग को अपना इंटेलेक्चुअल वारिस मानते थे, वो इसे सहन नहीं कर पाए। अच्छा, तो रिश्ता टूट गया? हाँ, उनका रिश्ता टूट गया। यूंग का नजरिया यकीनन ज्यादा समग्र था, ज्यादा होलिस्टिक, जो इंसान के अनुभव के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मिथकीय पहलुओं को भी गंभीरता से लेता था। और ये समग्रता कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन जैसे वेदांत की उस दृष्टि से मेल खाती है, जो चेतना को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देखती है। लेकिन यूंग के इन्हीं विचारों की वजह से, खासकर उनका आध्यात्मिकता और मिथकों पर जोर देना, कुछ लोग उनके काम को अवैज्ञानिक भी तो मानते हैं। ये बात सही है। यूंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सामूहिक अवचेतन या आर्केटाइप्स, इन्हें आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से मापना या साबित करना बहुत मुश्किल है। उनके काम में दर्शन, रहस्यवाद और मनोविज्ञान की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। आलोचक कहते हैं कि ये विज्ञान से ज्यादा कला या दर्शन है, लेकिन शायद यही बात उनके काम को इतना अनोखा और टिकाऊ बनाती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मन को समझने के लिए सिर्फ विज्ञान काफी नहीं है, हमें मिथक, सपने और आत्मा की भाषा का भी इस्तेमाल करना होगा। इस आलोचना के बावजूद इस किताब का और यूंग के विचारों का क्या असर रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला रहा है। साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस ने असल में विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान यानी एनालिटिकल साइकोलॉजी की नींव रखी, जो आज भी दुनिया भर में प्रैक्टिस की जाती है। यूंगियन विचारों का असर आप कई तरह की थेरेपी में देख सकती हैं, ड्रीम एनालिसिस में, आर्ट थेरेपी में और कुछ हद तक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में भी इसके तत्व मिल जाते हैं। सेल्फ हेल्प और पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में तो उनके विचार, खासकर इंडिविजुएशन और शैडो वर्क, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। और संस्कृति पर इसका क्या असर रहा, साहित्य या कला वगैरह में? हाँ, साहित्य, कला और फिल्म पर तो यूंग के विचारों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। आर्केटाइप्स का जो विचार है वो कहानी कहने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। J.R.R. टोल्किन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गैंडाल्फ बुद्धिमान बूढ़े का आर्केटाइप है, फ्रोडो नायक की यात्रा पर निकलता है और गोलम उसकी छाया का प्रतीक है।
बहुत सी फिल्में और किताबें चाहे अनजाने में ही सही इन आर्केटाइपिकल पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। और भारतीय संदर्भ में भी यूंग की प्रासंगिकता बहुत खास है। हिंदू मिथकों और देवी देवताओं को आर्केटाइपिकल नजरिए से देखना एक अलग और गहरी समझ दे सकता है। जैसे देवी काली को महान माँ या ग्रेट मदर के विनाशक और रचनात्मक दोनों पहलुओं के प्रतीक के रूप में या छाया के एक शक्तिशाली रूप में समझा जा सकता है। और योग और ध्यान की जो हमारी प्रथाएं हैं, जो आत्म जागरूकता और चेतना के विस्तार पर जोर देती हैं, वो यूंग के इंडिविजुएशन की प्रक्रिया से बहुत आसानी से जोड़ती हैं। तो मतलब ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? निश्चित रूप से। मनोविज्ञान के छात्र हों, थेरेपिस्ट हों, लेखक, कलाकार या कोई भी व्यक्ति जो इंसान के मन की गहराइयों, सपनों के मतलब या अपनी पर्सनल ग्रोथ में रुचि रखता है, उसके लिए ये किताब और यूंग के विचार आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ तर्क और चेतन मन से नहीं बना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी रहस्यमयी और शक्तिशाली अवचेतन दुनिया भी बसी हुई है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस गहरी और वाकई ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के कुछ मुख्य सबक जो हम घर ले जा सकते हैं, उन्हें संक्षेप में याद कर लेते हैं। पहला, अपने सपनों को गंभीरता से लेना है। वो आपके अवचेतन के संदेश हो सकते हैं। उन्हें लिखना शुरू करना एक अच्छा कदम है। दूसरा, जीवन में और कहानियों में आर्काटाइप्स को पहचानना सीखें, जैसे नायक, छाया, माँ। ये आपको अपने और दूसरों के बर्ताव को समझने में मदद करेगा। तीसरा, सामूहिक अवचेतन के विचार पर सोचें। ये हमें पूरी मानवता की एक साझी कहानी से जोड़ता है। चौथा, इंडिविजुएशन की यात्रा को अपनाएं। अपने व्यक्तित्व के सभी हिस्सों को, यहां तक कि अपने अंधेरे पक्ष को भी स्वीकार करके एक संतुलित स्व की ओर बढ़ें। और पांचवा, जीवन में अर्थ, प्रतीक और आध्यात्मिकता के महत्व को समझें। मन सिर्फ एक मशीन नहीं है ना? हमारे साथ इस मानसिक सफर पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है यूंग के विचारों ने आपको सोचने के लिए कुछ नया जरूर दिया होगा। मैं चाहूंगी, यूंग ने मिथकों और सामूहिक अवचेतन के गहरे जुड़ाव की बात तब की थी जब पारंपरिक मिथक समाज में ज्यादा जिंदा थे। आज की इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जहां पुराने मिथक शायद कमजोर पड़ रहे हैं, इसका हमारे सामूहिक अवचेतन पर क्या असर हो रहा होगा? क्या आज के दौर में नए, आज के जमाने के मिथक बन रहे हैं, शायद सिनेमा से, सोशल मीडिया से या टेक्नोलॉजी के जरिए, जिन्हें हम अभी पूरी तरह पहचान नहीं पा रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाला सवाल। इन विचारों पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ।